हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक और जिसका नाम है थर्मो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि यार ये जो थर्मो केमिस्ट्री इसका मतलब क्या होता है ना। इस थर्मो केमिस्ट्री में हमें पढ़ना किस चीज के बारे में है, फिर हम आगे चलेंगे। तो थर्मो केमिस्ट्री इस वर्ड को उठाते हैं और थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये जो वर्ड है थर्मो केमिस्ट्री, अगर आप देखो तो ये दो मेन वर्ड से मिलके बना हुआ, एक थर्मो और दूसरा केमिस्ट्री। थर्मो का मतलब क्या होता है, तो थर्मो ग्रीक से आया है ये वर्ड, थर्मस से, और जिसका मतलब होता है हॉट या फिर हीट। तो थर्मो का मतलब हुआ हीट, और केमिस्ट्री का मतलब, केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो कुछ आइडिया मिल रहा है आपको कि इस थर्मो केमिस्ट्री में किस चीज के बारे में पढ़ना है, यह थर्मो केमिस्ट्री क्या चीज है। तो मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो देखो। थर्मोकेमिस्ट्री, इस नाम के अंदर दो वर्ड है, एक हीट, दूसरा केमिकल रिएक्शन। ये क्या बोलना चाहता है कि भाई कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर हमेशा हीट का लेना देना होता है, या तो हीट रिलीज होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। कभी आपने बचपन में क्लास 10th में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद आ रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो जिसके अंदर, जिसमें हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या चीज है, थर्मोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है कि भाई कोई रिएक्शन है उसके अंदर से जो हीट रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है वो कितनी हो रही है। तो हमें कोई केमिकल रिएक्शन है उसके दौरान जो हीट का लेना देना होता है उसको मेजर करना होता है, उसको पढ़ना होता है। तो व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री, तो थर्मोकेमिस्ट्री इज स्टडी, स्टडी करते हैं इसमें, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन को नहीं, स्टडी ऑफ हीट। उसमें हीट का कितना लेना देना हो रहा है, हीट का लेना देने को हम मैं बोलूंगा हीट चेंज। हीट में कितना चेंज आया, हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई तो कितनी हुई, कितना चेंज आया, उसको मेजर करते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसके दौरान हीट का लेना देना होगा, तो हमें उस हीट के लेने देने को मेजर करना रहेगा कि इस केमिकल रिएक्शन से अगर हीट निकली तो कितनी निकली, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो कितनी एब्जॉर्ब हुई। बस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है जैसे कि आपको पता है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इस दुनिया में दो ही टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे एनर्जी निकलेगी या हीट निकलेगी, और दूसरी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जिसमें हीट निकलते उसको क्या बोलते हैं अपन, आपको पता है, इनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं उनको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद आ रहा होगा आई थिंक आपको। यार सबसे पहले इस नाम को समझते हैं, इसके नाम से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो एक्सो का मतलब एग्जिट से आए, एक्सो का मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट, और यहां पे एंडो का मतलब इन, और थर्मिक का मतलब हीट। तो मैं शॉर्टकट में लिखना पसंद करूंगा, तो शॉर्टकट में लिखते हैं थोड़ा सा क्या मतलब है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन हम किनको बोलते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, हीट या फिर एनर्जी हम बोले वो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उनको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किनको बोला जाता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट या एनर्जी वो एब्जॉर्ब होती है, उनको बोला जाएगा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्लियर है इतना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होते, हीट निकल रही है, और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट अंदर आ रही है। अब ऐसा क्यों होता है,
मतलब एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही है तो क्यों निकल रही है, एंडोथर्मिक में हीट अंदर आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो यार इसको थोड़ा सा नॉर्मल भाषा से समझते हैं। मान लो अगर मैं ऐसे सीडी पे हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो यहाँ पे सीडी है और मैं उस सीडी के ऊपर खड़ा हूं यहाँ पे, और इस सीडी से नीचे कूद गया। ये आपको बिल्डिंग लग रही होगी लेकिन ये सीडी है, ऐसे इमेजिन कीजिए। और मैं यहां से यहां आया, और जैसे यहां पे आऊंगा, जैसे मैं यहां से यहां कूदूंगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कोई साउंड वगैरह आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो यहां से यहां आते वक्त यहां एनर्जी ज्यादा थी, यहां एनर्जी कम, तो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो निकल गई। कैसे निकल गई, साउंड की फॉर्म में, है ना, या हीट की फॉर्म में। तो अगर मैं हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाऊंगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर मैं यहां पे होता, नीचे होता, और मुझे ऊपर चढ़ना होता अगली सीढ़ी पे, और मैं यहां पे हूं, और यहां पे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए आपको मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अगर आप स्टार्टिंग में, पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी ज्यादा है और बाद में आपकी एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी को निकलना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी कम है, बाद में ज्यादा हो रही है, मतलब आपको एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। कुछ समझ में आ रहा है। यहां आप समझते हैं चीजों को कि भाई एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलेगी तो निकल कैसे सकती है, स्टार्टिंग में कौन रहेगा, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रहेंगे। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये क्या होगी, रिलीज होगी। अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में कौन रहता है, रिएक्टेंट। स्टार्टिंग में एनर्जी कम रहेगी और बाद में कौन रहेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा, और आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई। यहां पे ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को ताकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। क्लियर है। इसी चीज को थोड़ा अच्छे से हम लिखने की कोशिश करेंगे, इसी चीज को हम थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्सोथर्मिक था, एक एंडोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या आप देख पा रहे हो, यस दिख रहा है बोर्ड पे। एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा है और जैसे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट जैसे प्रोडक्ट में आता है एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालता है, रिलीज करता है। तो हम ये बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक में। अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक की तो उसमें उल्टा होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर और रिएक्टेंट की कम। और अगर हम डेल्टा ई की बारे में बात करें, डेल्टा ई का मतलब एनर्जी चेंज मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की ज्यादा, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा, तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो डेल्टा ई एनर्जी चेंज एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक में डेल्टा ई क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली चीज ज्यादा है तो ये आना चाहिए पॉजिटिव। क्लियर है। इसके एक दो एग्जाम्पल आपको याद भी होंगे। एग्जाम्पल बताइए, बचपन में पढ़े थे आपने क्लास 10th में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कौन सी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि कंबसन रिएक्शन, कंबसन मतलब किसी चीज का जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ जितनी भी रिएक्शन होती हैं, एक मिनट तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यस अभी ठीक है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था, एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स के बारे में। तो कंबसन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। जो कंबसन रिएक्शन होती हैं, कंबसन रिएक्शन का मतलब किसी चीज का जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो कोई भी कंबसन रिएक्शन है, चाहे आप किसी भी चीज को जलाओ, आप पेट्रोल को जलाओ, आप गैस को जलाओ, आप लकड़ी को जलाओ, आप कोयले को जलाओ, आप पेपर को जलाओ, कोई भी कंबसन रिएक्शन है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो एग्जाम्पल हो गए इसके कंबसन रिएक्शन। कंबसन, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, कंबसन रिएक्शन। दूसरी,
डीकम्पोजिशन रिएक्शन याद है आपको? एग्जाम्पल जैसे आपको याद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करते थे, हीट करते, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता था, ये डिकम्पोज हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते थे? डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली कैसे होती है? एंडोथर्मिक, आपको वहां पे एनर्जी सप्लाई करनी रहती है। तो भाई देखो, सिंपल सी चीज है, इस दुनिया में दो ही टाइप की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक, दूसरी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो जिसमें हीट रिलीज होगी, बाहर जाएगी। एंडोथर्मिक वो जिसके अंदर हीट अंदर आएगी। क्लियर है? कोई भी रिएक्शन होगी उसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो एनर्जी बाहर जाएगी या एनर्जी अंदर आएगी। और हमें क्या करना है थर्मोकेमिस्ट्री में? हमें बस उस हीट को मेजर करना है कि भाई इसके अंदर कितनी हीट आई या इसके अंदर से कितनी हीट बाहर गई, वो अपन को मेजर करना रहेगा। थर्मोकेमिस्ट्री में पूरे चैप्टर में हमारा ये फोकस रहेगा कि एक केमिकल रिएक्शन देगा, इसके अंदर कितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई वो हमें निकालना रहेगा, वो हमें कैलकुलेट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें थर्मोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ना है? थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा होगा? मतलब एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम तो कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या कुछ आगे जाके कुछ फायदा है इसका? यस। अगर मान लो अगर आप कभी इंजीनियर बनते हो और इसरो या नासा वगैरह में जाते हो, और अगर आप को मान लो एक मिशन दिया गया कि आपको यहाँ से मतलब पृथ्वी से एक रोवर भेजना है मून पे, तो उसके लिए कितना फ्यूल लगेगा, फ्यूल कितना लगेगा, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इतना है, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए रहेगी, और उस एनर्जी के लिए कितना फ्यूल लगने वाला है। अगर आप थर्मोकेमिस्ट्री जानते हो तो आप बता सकते हो। अगर मान लो आप इंजीनियर नहीं बनते, डॉक्टर बनते हो, तो डॉक्टर बनोगे तब भी थर्मोकेमिस्ट्री का यूज आएगा। कैसे यूज आएगा? मान लो आप हॉस्पिटल में हो और एक पेशेंट है, और पेशेंट वो ऐसा है कि आपको ये डिसाइड करना है कि उस पेशेंट को कितना खाना दिया जाए, और आपको ना ज्यादा देना है ना कम देना है। तो आपको पता रहेगा कि इसकी एनर्जी की नीड इतनी है, और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कितना फूड लगेगा, वो थर्मोकेमिस्ट्री आपको बता सकती है। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या करती है? आपको ये बता देती है कि इतनी एनर्जी पाने के लिए कितना ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल्स चाहिए रहेंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप इतनी एनर्जी के लिए कितना केमिकल लगेगा ये भी बता सकते हो, और उल्टा ही बता सकते हो कि अगर आपके पास केमिकल्स है इससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो भी आप बता सकते हो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? देखो, थर्मोकेमिस्ट्री हमें कोरिलेट करना सिखाता है एनर्जी को और मैटर को। मैटर मतलब केमिकल्स को, कि इतने केमिकल से कितनी एनर्जी और इतनी एनर्जी के लिए कितना केमिकल, ये हम कोरिलेट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है? तो थर्मोकेमिस्ट्री में अपन को क्या करना है भाई? एनर्जी को, सिंपल सी चीज है, एनर्जी या फिर हीट को मेजर करना है। किसको मेजर करना है? हीट को। हीट, कौन सी हीट को? जो केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, उसको अपन मेजर करेंगे। सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई मेजर कैसे करें? कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उसके दौरान हीट रिलीज हुई, लेकिन हम उसको मेजर कैसे कर पाएंगे? तो अपने पास एक डिवाइस होता है, और उस डिवाइस का नाम होता है कैलोरीमीटर। नाम से पता लग रहा है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, कैलोरी का मतलब आप जानते हो, कैलोरी आपको पता है एनर्जी की यूनिट है ना, हीट की यूनिट है, और मीटर मतलब मेजर करना। तो कैलोरी कहीं ना कहीं आया है हीट के लिए, और मीटर का मतलब मेजर करना। तो कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर हीट को मेजर करता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके दौरान कितनी हीट निकली या एब्जॉर्ब हुई, अगर उसको मेजर करना है तो हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है? अब जो ये कैलोरीमीटर है, ये जो कैलोरीमीटर क्या है इसके बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा। तो व्हाट इज कैलोरीमीटर? तो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है, इज अ डिवाइस। किस लिए यूज करते हैं? डिवाइस यूज टू मेजर हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर कितना हीट का चेंज आया, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज, उसको अगर अपन को मेजर करना है तो हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। इसके नाम से पता लग रहा है, नाम आपको सारी चीजें बता रहा है। तो कहीं पे कैलोरीमीटर लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि इसका हम यूज करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान
होने वाली हीट चेंज को मेजर करने के लिए। क्लियर है? अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैलोरीमीटर को। तो मैं आपको ये बताता हूं कैलोरीमीटर दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? एक बोम कैलोरीमीटर और एक होता है कॉफी कप कैलोरीमीटर। क्वेश्चन ये है कि भाई ये दो क्यों होते हैं? अभी सीखेंगे कि कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है कि कैलोरीमीटर दो क्यों हैं, एक क्यों नहीं है? दो टाइप के कैलोरीमीटर क्यों होते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो क्लियर है ना कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर हमारे किसी रिएक्शन के दौरान जो हीट का चेंज होता है उसको मेजर करने के काम आता है। अब कैलोरीमीटर दो क्यों है उसको समझते हैं। तो देखो यार, केमिस्ट्री में इससे जो पहले थर्मोडायनेमिक्स था उसमें मैंने आपको बताया होगा, फिर से बताता हूं। हम है ना किसी चीज को जब गर्म करते हैं या किसी चीज को जब हीट सप्लाई करते हैं तो जनरली दो तरीके से करते हैं। दो तरीके से कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर केमिस्ट्री में या आप नॉर्मली भी अगर चीजों को गर्म करते हो या हीट सप्लाई करते हो, दो तरीके से करते हो। तो हीट सप्लाई करने के दो तरीके हैं और हीट को मेजर करने के भी दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं उसको समझते हैं। मान लो अपन को पानी गर्म करना है। क्या गर्म करना है? पानी। तो पानी को गर्म करने के अपने पास दो तरीके हैं। कैसे गर्म करें? एक तो ऐसे ओपन कंटेनर में पानी को गर्म कर सकते हैं। मान लो पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो ओपन कंटेनर में रख के उसको गर्म कर सकते हैं। और एक क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर रख के हम पानी को गर्म कर सकते हैं, हीट दे रहे हैं इसको। क्लियर है? यहां पे भी इसको हीट कर रहे हैं। तो मैं दोनों केस में हीट सप्लाई कर रहा हूं, इसमें भी और इसमें भी। तो हीट सप्लाई करने के मेरे पास दो तरीके। पानी को हीट सप्लाई कर रहा हूं, एक मैं उसको ओपन कंटेनर में रख के, दूसरा क्लोज कंटेनर में रख के। अब दोनों में हीट अलग अलग जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसके अंदर अलग हीट जाएगी, इसके अंदर हीट अलग जाएगी। ठीक है? तो कभी भी जब हम हीट सप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में, नॉर्मल जिंदगी में, तो हम पहले बताते हैं कि भाई हीट आप कैसे सप्लाई कर रहे हो। क्लोज कंटेनर में हीट सप्लाई कर रहे हो या ओपन कंटेनर में, क्योंकि दोनों के लिए हीट अलग लगती है। अब साइंस की लैंग्वेज में इसको थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। जो ये ओपन कंटेनर होता है तो इसको बोला जाता है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा क्यों बोलते हैं आप समझना कि भाई बाहर से हमेशा प्रेशर कितना लगेगा? बाहर से प्रेशर हमेशा 1 एटीएम लगेगा। कितना लगेगा? 1 एटीएम। बाहर से प्रेशर हमेशा 1 एटीएम लगता रहेगा। तो यहां पे प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम चेंज होगी, यहां से पानी बाहर जा सकता है तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है, लेकिन उसका प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो जब भी वो बोले एट कांस्टेंट प्रेशर कि हीट सप्लाई करी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब समझ जाना कि ओपन कंटेनर में कर रहा है। दूसरा एक तरीका है वो बंद कंटेनर में करेगा। तो बंद कंटेनर के अंदर वॉल्यूम में कभी कोई चेंज नहीं आएगा अगर रिजिड कंटेनर है। हाँ, प्रेशर में चेंज आ सकता है, प्रेशर तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे इसको बोला जाता है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आई बात? हीट सप्लाई करने के दो तरीके हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम हीट को मेजर करते हैं वो भी दो तरीके से मेजर करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी आपको समझ रहा है कि कैलोरीमीटर दो टाइप के क्यों है। कैलोरीमीटर दो टाइप के क्यों है? एक कैलोरीमीटर यूज करते हैं हीट को मेजर करने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दो टाइप के अपने पास कैलोरीमीटर है। क्यों है वो आपको समझा। एक कैलोरीमीटर हमारा मेजर करेगा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कैलोरीमीटर एक है मेजर करने के लिए हीट को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक कैलोरीमीटर होता है मेजर करने के लिए हीट को एट कांस्टेंट प्रेशर। इतनी बात क्लियर है? ये जो वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट रहती है, तो आप ये बताओ कि भाई वो कंटेनर बंद होगा या खुला होगा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बंद होगा, यस। तो ये कंटेनर क्लोज्ड रहता है, क्लोज। ये वाला कंटेनर कैसा रहेगा? कैलोरीमीटर कैसा रहेगा? ओपन या क्लोज? यस, इट विल बी ओपन। तीसरी चीज, ये जो कैलोरीमीटर होता है जो बंद वाला होता है इसको बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर। और इसको बोला जाता है कॉफी कप कैलोरीमीटर। कॉफी
कप कैलोरीमीटर, कॉफी कप कैलोरीमीटर। समझा आपको? देखो, थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके दौरान कितना हीट का चेंज आया, और उस हीट के चेंज को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर दो टाइप के हैं, एक हम यूज करते हैं हीट मेजर करने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक हीट को मेजर करने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो टाइप के अपने पास कैलोरीमीटर है, जिनका नाम है, एक का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर, दूसरे का नाम है कॉफी कप कैलोरीमीटर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन कैलोरीमीटर को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये मेजर करता है। ठीक है, तो कैलोरीमीटर, ये जो नाम है बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना, पता नहीं कैसा डिवाइस है। तो कैलोरीमीटर बहुत आम सी चीज है, आप घर पे भी बना सकते हो। ऐसा है कि कैलोरीमीटर जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि ये कैलोरीमीटर है, मैं तो शौक हो गया था कि ये कैलोरीमीटर होता है क्या। तो कैलोरीमीटर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैलोरीमीटर कैसा दिखता है, क्या होता है। तो आप खुद भी बना सकते हो। मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल अपने पास HCl है, HCl है 50 ml, और इसके अंदर हम NaOH डाल रहे हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हीट रिलीज होती है, आपको पता होगा, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हम ये जानना चाहते हैं कि 50 ml HCl के अंदर मान लो 50 ml NaOH डाल दिया तो उसके अंदर से कितनी हीट रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, मैं मेजर करना चाहता हूं। तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज होगी, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, कैलोरीमीटर की मदद से। तो कैलोरीमीटर की मदद से मेजर करेंगे, लेकिन कौन सा कैलोरीमीटर यूज करें। तो मान लेते हैं हम हीट को मेजर करना चाहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर मैं बना के आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर को। तो अपने पास कुछ नहीं, एक टिफिन बॉक्स, पता होगा आपको टिफिन बॉक्स, है ना। टिफिन बॉक्स चाहिए। टिफिन बॉक्स कैसा, एक ऐसे टिफिन बॉक्स आते हैं, ऐसे डब्बा सा होता है, और उसके अंदर है ना ऐसे स्टील का अंदर रहता है, और बाहर से ये प्लास्टिक का रहता है, और इसके अंदर ऐसे फोम जैसा भरा रहता है। इसके अंदर खाना लंबे टाइम तक गर्म रहता है, और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से ऐसे डब्बे से रहते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो ये अपना लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स में से अंदर वाले डब्बे को हटाओ यार, ये डब्बे से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये वाला पार्ट चाहिए, बाहर वाला पार्ट। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस डब्बे से हीट बाहर जल्दी से नहीं जाती, इसलिए खाना इसके अंदर गर्म रहता है। तो ये इंसुलेटेड है एक तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पानी डालना है। इसके अंदर क्या डालना है, पानी। तो मान लो पानी डाल दिया हमने इसके अंदर, नोन अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। मान लेते हैं 100 ग्राम पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब क्या करना है आपको, ये जो HCl वाला बीकर है उसको उठा के लेके आना है यहाँ पे, इसके अंदर रख देना पानी के अंदर, और ये HCl है, HCl रखा, और इसके अंदर फटाफट NaOH डाल के, NaOH भी डाल दिया, और इसका ढक्कन लगा देने का। ढक्कन लगा दिया, अब क्या होगा, HCl NaOH के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्शन होगी तो हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। वो हीट कहां जाएगी, बाहर जाएगी। बाहर कहां जाएगी, पानी के पास, क्योंकि इससे बाहर तो जा नहीं सकती। और पानी के पास वो एनर्जी जाएगी या हीट जाएगी तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हम यहाँ पे एक पहले से ही एक होल करके एक थर्मामीटर लगा के रखेंगे, और ये जो थर्मामीटर है इसमें हमें टेम्परेचर का आइडिया लगेगा। अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ज्यादा हीट का चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है बात। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट निकली, बहुत ज्यादा हीट निकलने से टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया तो इस केमिकल रिएक्शन से बहुत ज्यादा हीट निकली। अगर टेम्परेचर कम इंक्रीज किया तो कम हीट निकली। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर गया तो हम बोलेंगे ये तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कैलोरीमीटर में टेम्परेचर को देख के अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हीट रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। आपको कैलोरीमीटर समझ में आया, बस यही होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ऐसा होता है। अच्छा, ये हुआ बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर।
इसका नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर क्यों बोलते हैं भाई? इसका ये है ना, बॉम्ब से मिलता जुलता है। क्यों हम बॉम्ब से मिलता जुलता, तो उसको समझाता हूं। देखो, इस कैलोरीमीटर के अंदर ना जनरली हम कंबसन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कंबसन रिएक्शन मतलब चीजों को जलाते हैं, और जलाने के लिए हमें ना यहाँ पे एक एक ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, बर्नर तो नहीं बोल सकते इसको, एक फिलामेंट जैसी चीज रहती है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज रहता है ना। तो ये फिलामेंट क्या करता है, जैसे यहाँ पे मान लो पेट्रोल है, तो पेट्रोल को इग्नाइट करने के लिए तो यहाँ पे एक फिलामेंट रहता है, उसका टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसको हम उसकी मदद से जलाते हैं। इसलिए इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजों को इसके अंदर जलाया जाता है, कंबसन होता है, ठीक है। और ये पूरा बंद रहता है, इसको बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्लियर है? बॉम्ब के अंदर भी कुछ ऐसा ही फंक्शन रहता है, एक क्लोज कंटेनर रहता है, उसके अंदर हम चीजों को कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं और वो एकदम फटता है। तो ऐसा ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा बंद रहता है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक बार मैं कॉफी कप कैलोरीमीटर भी आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम समझें कि भाई हीट को मेजर कैसे किया जाता है। अभी तो हमें ये पता लगा कि हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब, लेकिन वो कितनी हीट रिलीज या कितनी एब्जॉर्ब हुई वो कैसे पता लगेगा? एक मिनट दीजिए बस, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले कॉफी कप कैलोरीमीटर को और समझ लेते हैं। तो कॉफी कप कैलोरीमीटर मतलब नाम से पता लग रहा है कुछ कॉफी के कप से कुछ लेना देना है, इसलिए तो नाम में आया कॉफी कप। तो इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। आपने स्टायरोफोम कप देखे होंगे, स्टायरोफोम मतलब थर्मोकोल देखा है, उसके टाइप के कप रहते हैं चाय वाय कॉफी वगैरह पीने के लिए, ऐसा ऐसा रहता है वो कप, व्हाइट कलर का रहता है ऐसा, थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, व्हाइट कलर का रहता है पूरा। और ये जो स्टायरोफोम है या फिर थर्माकोल है, वो हीट का इंसुलेटर होता है, उसके अंदर से हीट रिलीज बाहर नहीं जाती जल्दी से, ठीक है। तो आपको मान लो HCl NOH वो सेम ही रिएक्शन है, और उसके अंदर कितनी हीट रिलीज हुई या जो भी हुई वो आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या रखोगे, पानी, इसके अंदर रख दो पानी, और पानी रखने के बाद और फिर सेम चीज करनी है, बस इस बार फिर से HCl के अंदर NOH, और आपको इसको ढकना नहीं है इस बार, क्योंकि हम कॉफी कप कैलोरीमीटर में क्या करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को करा रहे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ओपन रहेगा ये। इसके अंदर एक रख दो थर्मामीटर, थर्मामीटर रख दिया, तो अब इसकी मदद से हम टेम्परेचर चेंज को मेजर करेंगे और उससे हम बता देंगे कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन कितनी हीट रिलीज और एब्जॉर्ब हुई वो हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलोरीमीटर दो टाइप के होते हैं, एक ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, कॉफी कप कैलोरीमीटर, क्या बोला जाता है इसको, कॉफी कप कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ये हीट को मेजर करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। पीछे वाला कैलोरीमीटर है, इसको बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, यहां पे हम हीट को मेजर करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो टाइप के अपने कैलोरीमीटर होते हैं, क्लियर है। एक छोटी सी चीज मैं लिखूंगा जो थर्मोडायनेमिक्स से जिसका लेना देना है, अगर आपको नहीं आता तो मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है। तो यहां पे हम इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और QV इक्वल होता है डेल्टा U के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेके आया हूं इसको मैं। और दूसरी चीज, यहां पे हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, और QP इक्वल होता है डेल्टा H के। अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम यूज कर सकते हैं टू मेजर द इंटरनल एनर्जी चेंज, और कॉफी कप कैलोरीमीटर को यूज कर सकते हैं हम टू मेजर द एंथैल्पी चेंज। क्लियर है? अब इनके पीछे जो लॉजिक लगता है कि कैसे हम हीट को मेजर करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई एक बार यहां पे आते हैं हम, एक बार इसको सेलेक्ट करता हूं मैं, कॉफी कप कैलोरीमीटर को, यस, कॉपी, कॉपी का ऑप्शन है क्या इसमें, क्लोन, नहीं यार, चलो मैं दोबारा बना देता हूं एक बार फिर से। तो कॉफी कप कैलोरीमीटर को छोड़ो, हम बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करें, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर पे फिर से आते हैं।
देखो ये जो कैलोरीमीटर है उसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा लॉजिक है, उसको समझना है। अगर वो लॉजिक क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो कैलोरीमीटर में क्या होता है, साइड में बनाते हैं इसको थोड़ा सा। कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर ये कैलोरीमीटर है, इसके अंदर वाटर रहेगा, इसके अंदर हमारा रिएक्शन मिक्सर रहेगा, एक एक बीकर वगैरह के अंदर, यहाँ पे मान लो रिएक्शंस वगैरह होगी, और फिर क्या होगा, ये पूरा अपना जो कैलोरीमीटर है वो बंद रहने वाला होगा, बंद रहेगा। वो हम कैलोरीमीटर के बारे में बात करें अभी के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक जैसा है, तो उस कॉन्सेप्ट उस लॉजिक को समझने की कोशिश करना। तो जब केमिकल रिएक्शन होगी, वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बाहर निकलेगी, मान लो बाहर निकल रही है, अंदर भी जा सकती है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन जितनी भी हीट निकली वो सारी की सारी कहां गई, पानी के पास या फिर कैलोरीमीटर के पास। क्लियर है? तो मैं क्या बोलता हूं, इसका सिंपल सा लॉजिक ये रहता है, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हीट गेन और लॉस। जो पानी हीट को गेन करेगा या उसके अंदर से हीट जाएगी, वो कहां जाएगी, केमिकल रिएक्शन के अंदर। गेन लॉस बाय वाटर, कई बार वाटर ना बोल के हम इसको क्या बोल सकते हैं, और कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, बस इतना सा फंडा है, बस इतना ध्यान रखना है कि भाई जितनी भी हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो कहां से कहां जा रही है। अगर रिलीज हुई तो कहां जाएगी, कैलोरीमीटर के अंदर, उससे बाहर नहीं जा सकती। अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो गई केमिकल रिएक्शन के अंदर, और कहां से आई है, वो कैलोरीमीटर से। क्लियर है? बस एक चीज का ध्यान रखना, जब हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो उसको अपन को क्या लेना है, हीट रिलीज को अपन को लेना है नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम से बाहर जा रही है एनर्जी। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको अपन क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर कोई भी कहीं पे भी किसी सब्सटेंस के अंदर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, उसके अंदर हीट गई, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और उस टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी की मदद से आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। समझे नहीं समझे? मैंने क्या बोला, हीट कैपेसिटी पता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई डेल्टा टी। अगर मान लो आपको पानी का सी पता है, हीट कैपेसिटी पता है, और आपको यह पता लग गया कि पानी का इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, डेल्टा टी पता लग गया, ये दोनों अगर आपको पता लग गए तो क्यू बता सकते हो, नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो यहां पे कि पानी कितना हीट, पानी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी या रिलीज करी, वो हम बता सकते हैं। उसकी हीट कैपेसिटी हमें पता रहेगी, उसका डेल्टा टी हमें पता रहेगा। तो इसकी मदद से हम रिएक्शन में कितनी एनर्जी या सॉरी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि Q विल बी इक्वल टू सी डेल्टा टी। सही है क्या? सही है क्या? समझ में आया? तो हीट कैपेसिटी है जो ये नॉर्मल हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अलग अलग टाइप की होती है, तीन टाइप की तीन चार पांच टाइप की हीट कैपेसिटी होती है। तो अपन को ज्यादा घबराना नहीं है, जोन सी हीट कैपेसिटी दे उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल हीट कैपेसिटी है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात होती है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां अगले पेज पे मैं पहले लिखता हूं। तो दो मेन हीट कैपेसिटी जिनका आपको ध्यान रखना, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय एम, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम सी एम से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सी बाय एन। हमें कैसे पता लगे कौन सी हीट कैपेसिटी दी जा रही है, तो आप यूनिट से पहचान लेना। सी की जो यूनिट होते हैं नॉर्मल हीट कैपेसिटी की, वो होगी जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसकी क्या होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल। समझ में आ रही है बात? तो सी को अपन क्या लिख सकते हैं, एन सी एम। यहां पे हम क्या लिखते हैं, सी को एम एस। तो उसी हिसाब से आप अपन इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला बन सकता है क्यू, सी के जगह हम लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी। तीसरा फॉर्मूला बता दीजिए सीएम की टर्म्स में। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा, तीसरा फॉर्मूला बन रहा है क्यू विल बी इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आप एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन ये है,
1 gram of methane on combustion in bomb calorimeter. Zero point 1 gram of CH4 on combustion bomb calorimeter increase the temperature by 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्या बोल रहा है? 0.1 ग्राम मीथेन को आपने जलाया, उसका जो टेम्परेचर था कैलोरीमीटर का वो इंक्रीज कर गया बाय 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब फाइंड आउट द डेल्टा यू पर मोल चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर मोल फॉर CH4 if heat capacity of calorimeter is, इसकी हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है 500 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो इसकी यूनिट से आप पहचान गए कौन सी हीट कैपेसिटी दी जा रही है, ना इसमें ग्राम है ना मोल है, तो ये नॉर्मल हीट कैपेसिटी दी जा रही है। ठीक है, इसके ऑप्शन आपको दे रहा हूं। इसका ऑप्शन है 1 किलो जूल, दूसरा है -1 किलो जूल, सी है +160 किलो जूल और डी है -160 किलो जूल। तो इस वीडियो को रोको और इसको एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे तो क्वेश्चन याद है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो अपन को लॉजिक याद है कि भाई हीट रिलीज, अपन को अपना फंडा याद है, एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि भाई हीट रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन से, है ना। CH4 का कंबसन हुआ तो हीट रिलीज हुई, तो उसको लिया मैंने नेगेटिव क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, इज इक्वल टू प्लस हीट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरी मीटर। हमें ये निकालना है तो इसको हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई कैलोरीमीटर के अंदर, तो हमें पता है C डेल्टा टी, इसका C भी पता है और डेल्टा टी भी पता है। और C कितना आ रहा है? 500 जूल पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी कितना है? 2। तो हीट रिलीज विल बी 1000 जूल माइनस के। तो माइनस आपको ये बता रहे कि हीट रिलीज हो रही है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट रिलीज इज इक्वल टू -1 किलो जूल। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर मत चिपका देना आप। आंख बंद करके आ गया -1 किलो जूल ऑप्शन में तो आ गया आंसर, नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ये जो हीट रिलीज हो रही है वो हो रही है 0.1 ग्राम के लिए, फॉर 0.1 ग्राम ऑफ CH4। आपसे 0.1 ग्राम के लिए नहीं पूछ रहा, आपसे पूछा जा रहा है अच्छा एक और चीज, ये हीट रिलीज हुई है और आपसे क्या पूछ रहा है? क्यू के बारे में। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए भाई, क्यू बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में बात हो रही है, तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर आपके पास क्यू वी है तो आप डेल्टा यू भी निकाल सकते हो। तो अपन को क्यू ही निकालना है, हीट निकालना है, और वो हीट किसके इक्वल होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है अपन से वो पर मोल के लिए पूछा है। तो 1 मोल CH4 का वजन बताओ, 1 मोल CH4 का इसका मोलर मास बताओ, 16 ग्राम। तो अगर आप 16 ग्राम के लिए जाओगे तो कितना आएगा? तो आपको पता है 0.1 ग्राम के लिए कितना आ रहा है? 1 किलो जूल। तो अगले पेज पे करता हूं, तो 0.1 ग्राम के लिए आपको आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है 1 किलो जूल, माइनस में बोला, ठीक है ना। 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? तो -1/0.1 किलो जूल, तो ये हुआ 10 किलो जूल, है ना। और 16 ग्राम के लिए कितनी होने वाली है? -1/0.1 इंटू 16 किलो जूल। तो ये कितना आया? ये गया ऊपर 10, -160 किलो जूल। बस ये था कैलोरीमीटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।